गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स के अंदर क्या होता है कि तीन कंपोनेंट्स यूज में आते हैं। सर्किट जो रहते हैं वो तीन कंपोनेंट्स। अच्छा, दूसरी चीज, सर्किट सीरीज हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में सीरीज एसी सर्किट्स हैं, पैरेलल है ही नहीं। लेकिन फिर भी अपन लास्ट में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि कभी कभी वो एक आध क्वेश्चन कुछ इस तरीके का सा डाल देते हैं कि उसके लिए पैरेलल के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो उसको भी अपन पढ़ लेंगे। लेकिन मेजर जो है वो हमको क्या करना है, सीरीज एसी सर्किट ही पढ़ना है, ऐसा ही लिखा हो। तो सीरीज एसी सर्किट में क्या होगा, तीन कंपोनेंट्स होंगे। तीन कंपोनेंट्स होंगे तो कंपोनेंट्स मतलब वो चीजें जो इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एसी सर्किट, एसी सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो हम बोलेंगे कि एसी सर्किट में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कैपेसिटर, ठीक है, दूसरा होता है इंडक्टर और तीसरा होता है रेजिस्टर। ठीक है, कैपेसिटर को हम इस सिंबल से लिखते हैं, इंडक्टर को हम इस सिंबल से लिखते हैं और रेजिस्टर को हम इस सिंबल से लिखते हैं। इसको हम एल से लिखते हैं, इसको हम ये क्या है, कैपेसिटर है, उसको हम सी से लिखते हैं, इसको हम एल से लिखते हैं, इसको हम आर से लिखते हैं। इसकी जो यूनिट आती है इसको नापते हैं फैराड में। फैराड में ये इसकी यूनिट आती है। और इंडक्टर की यूनिट जो है वो है हेनरी और रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम्स। ठीक है, फैराड का सिंबल है एफ, हेनरी का है एच और ओम्स का है ओम्स। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये तीनों के तीनों एसी सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स हैं? तो पहला है कैपेसिटर, ठीक है, दूसरे नंबर पे है इंडक्टर, ये है इंडक्टर कॉइल, या ये भी देखो, ये बिल्कुल ही अच्छी कॉपर की बनी हुई, ये इंडक्टर कॉइल है, या इसको भी बोल सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है इस वाली कॉइल में, और फाइन कॉपर की बनी हुई। तीसरे नंबर पे है रजिस्टर, ये रजिस्टर, ठीक है। अब ये तीन जो है वो कंपोनेंट से, ये तीन चीजें इसमें लगी रहती हैं। अब तीन चीजें लगी रहती हैं तो ये भी कैपेसिटर ही है। देखो, ये छोटा सा कैपेसिटर है, वो जो बड़ा दिखाया था ना उसी का ये बच्चा है, अभी अभी हुआ है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है, पापा कैपेसिटर, ये बच्चा कैपेसिटर, तो सर्किट्स में लगा रहता है। अब ये तीन लगे रहते हैं, तो तुम बोलोगे तो तीन पहले भी लगे थे, अभी तक यही तो पढ़ाते आ रहे हो पिछले 6 महीने से, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर। लेकिन अब ये बदल गए। मतलब क्यों बदल गए? क्योंकि अब ये एसी सर्किट में चलेंगे, तो ये पहले जैसे बिहेव नहीं करेंगे जैसा अभी तक अपन ने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, ऐसा पढ़ा है ना, यहां पे नहीं करता, ठीक है। इंडक्टर जो है वो क्या करता है कि थोड़ी देर के बाद वायर बन जाता है, लेकिन यहां पे नहीं बनता, ठीक है। रेजिस्टर फिर भी जैसा वहां था वैसा ही यहां है, लेकिन बचे हुए दो ने जो है वो करीब करीब अपना पूरा का पूरा नेचर चेंज कर लिया। तो जो हमने पढ़ा कि हमने इंडक्टर कैपेसिटर पढ़ा, वो सबका सब डीसी सर्किट में पढ़ा, बैटरी लगी हुई थी। लेकिन अब जो चीजें लगेंगी वो सबकी सब एसी सर्किट में लगेगी, इस प्लग में, ठीक है। ये एसी सर्किट चलेगा। तो तुमको ये बात समझ में आई, अच्छे से दिमाग में डाल लो, एसी सर्किट डिफरेंट है डीसी सर्किट से। अब ये जब कैपेसिटर चलेगा ये एक अलग ही तरीके से बिहेव करेगा। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर जो डीसी में बिहेव करते थे, अब वैसा ना बिहेव करते हुए ये एसी में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये तीनों कंपोनेंट्स का बिहेवियर समझें कि ये तीनों कंपोनेंट्स एसी में कैसे बिहेव करते हैं। जैसे मान लो कि अपन यहीं कहीं घूम रहे हैं आसपास अपने शहर में ही, तो हम एक अलग तरीके से बिहेव करेंगे। रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे या मान लो अमेरिका चले गए, तो वहां पे अपन एकदम से साफ सुथरे रहने लग जाएंगे। इसका मतलब हमारा बिहेवियर यहाँ पे या घर में दाल चावल खाते वक्त कैसा होता है, ऐसा, और डोसा खाते वक्त कैसा होता है, डोसा लिया, सांभर में डाला, चटनी लगाई, डायरेक्ट मुंह में। और वही अपन किसी 3 स्टार होटल में चले जाए, 5 स्टार होटल में चले जाए, तो हम क्या करते हैं, छुरी कांटा इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है, हमारा बिहेवियर कुछ और, किसी के लिए कुछ और।
इसी तरीके से कैपेसिटर जो है उसका बिहेवियर डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए अलग और अल्टरनेटिंग करंट के लिए अलग होता है। ठीक है, तो क्या अंतर आता है ये अपन पहले देखें। अपन उसके मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं जा रहे, मैथ्स अपन बहुत सारा करेंगे इसके अंदर, लेकिन पहले हम उसके आत्मा को समझे कि ये क्या कहना चाहता है एसी सर्किट। तो एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर का बिहेवियर, रेजिस्टर और इंडक्टर का बिहेवियर, इन सब का बिहेवियर डीसी से डिफरेंट है। अब क्या बिहेवियर है ये समझे पहले। तो डीसी में क्या बिहेवियर था ये पहले पता करो। डीसी में कैपेसिटर था एक मतलबी इंसान जो सिर्फ अपना पेट भरने की सोचता था। ऐसी तो था, ये मतलबी इंसान था, ये अपना पेट 4 से भर लेता था, उसके बाद सर्किट ब्लॉक कर देता था। इंडक्टर जो डीसी में था वो क्या करता था, वो थोड़ी देर उसका विरोध करता था, उसके बाद फिर वो वायर बन जाता था। रेजिस्टर लगातार विरोध करता रहता था। अब कैपेसिटर क्या करेगा, अब कैपेसिटर विल बिहेव एज ए रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। उसको स्टोर करने से कोई मतलब नहीं एनर्जी, वो रेजिस्टर जैसा बिहेव करने लग जाएगा। उसका जो बिहेवियर है, उसका जो तरीका है सोचने का, वो रेजिस्टर जैसा हो जाएगा। किसका, कैपेसिटर का। इसका मतलब कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए रेजिस्टर। और जो ये इंडक्टर कॉइल है ये भी रेजिस्टेंस के साथ रह के बिगड़ गई। ठीक है, ये इंडक्टर कॉइल भी रेजिस्टेंस जैसा ही बिहेव करने लगेगी। और रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता ही था। इसका मतलब क्या हुआ कि एसी सर्किट में ये तीनों जो हैं वो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करने लग जाएंगे। कौन, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, तीनों एक साथ बहुत दिन रह लिए ना, तो सब रेजिस्टर के रंग में रंग गए। अब ये सब रेजिस्टर्स बन गए हैं, और ये सब रेजिस्टर्स बन गए हैं तो जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, एसी सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस, सो उनकी यूनिट जो है वो ओम ही ले लेते हैं। ठीक है, ये फैराड काई की यूनिट है, इसके अंदर कितना चार्ज इकट्ठा हुआ, लेकिन जब इसने रेजिस्ट करना चालू किया तो कितना रेजिस्ट किया, इट विल बी मेजर्ड इन ओम्स। इंडक्टर ने हेनरी में उसका फ्लक्स चेंज होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर वो एज ए रेजिस्टर बिहेव करेगा, तो उसको भी ओम्स में नापेंगे, और ओम्स को तो ओम्स में नापते ही थे। ठीक है, तो हमने क्या समझा, ये तीनों का नेचर परिवर्तित हो गया है। किसके साथ रह के, रेजिस्टेंस के साथ रह के दोनों बिगड़ गए। रेजिस्टेंस तो पहले ही बिगड़ा हुआ था, विरोध करने का काम ही था उसका। अब ये दो जो है कैपेसिटर और इंडक्टर, ये भी बिगड़ गए इसके अंदर। ठीक, तो तुमने ऐसा एक चुटकुला सुना होगा कि बिल गेट्स जो है वो लालू प्रसाद यादव, आप जानते बिहार के, तो उन्होंने सोचा कि बिल गेट्स जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, उससे अंग्रेजी सीख लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी सीखने के लिए लालू प्रसाद यादव जो है वो बिल गेट्स के घर चले गए, और वहां पे जो है वो इंग्लिश की ट्रेनिंग लेने लगे। राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी है लालू प्रसाद यादव की, उन्होंने 6 महीने के बाद फोन किया लालू प्रसाद यादव को, ये पता करने के लिए कि इनको अच्छे से अंग्रेजी आई कि नहीं। तो जैसे ही उन्होंने फोन किया तो वहां से बिल क्लिंटन ने फोन उठा लिया। ठीक है, मतलब लालू प्रसाद की जगह बिल क्लिंटन ने फोन पिक कर लिया, और जैसे फोन पिक किया उधर से राबड़ी देवी ने बोला कि कैसे हालचाल है, तो या आपने अंग्रेजी सीखी कि नहीं। तो उधर से आवाज आती है, हम बिल क्लिंटनवा बोल रहा हूं। मतलब समझ में आया कि लालू प्रसाद तो अंग्रेजी नहीं सीखे, लेकिन बिल क्लिंटन जो है लालू प्रसाद जैसा बोलना सीख गए थे। तो यहां पे क्या हुआ कि 3 लोग थे, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये तीनों साथ साथ थे, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले, लेकिन ये दोनों जो है वो अंग्रेजी बोलना सीखने की जगह जो है वो बिहारी बोलना सीख गए। ये सब रेजिस्टेंस की भाषा बोल रहे हैं, और रेजिस्टेंस की भाषा बोल रहे हैं तो ये क्या बन गए, सारे के सारे रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टर्स बन गए तो इनको क्या बोलते हैं, इनके रेजिस्टेंस का नाम बदल गया बस। ये जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस देगा तो इसका नाम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, नाम बदल गया, काम वही है, विरोध करना, इसलिए यूनिट भी वही है। यूनिट भी वही है, सिंबल बदल गया, इसका XC हो गया। जैसे इसका सिंबल R था ना, इसका सिंबल XC हो गया। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखते हैं XL। और रेजिस्टर जो है वो तो रेजिस्टर ही रहेगा, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है जो वो शो करने लग गए।
ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है जो शो करने लग गया। रेजिस्टेंस क्या शो करने लग गया, रेजिस्टर क्या शो करने लग गया, रेजिस्टेंस। इंडक्टर क्या शो करता था, इंडक्टेंस, लेकिन अब क्या शो कर रहा है वो, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर क्या शो करता था, कैपेसिटेंस, लेकिन अब वो क्या शो कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। अब वो क्या शो कर रहा है, ये आ गया। अब पहले क्या थे, तो पहले कैपेसिटर शो करता था कैपेसिटेंस, लेकिन अब वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है रिएक्टेंस। और उस रिएक्टेंस को हम क्या लिख रहे हैं, एक्सी। तो एक्सी क्या है, एक्सी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। तो अगर वो रेजिस्टेंस है तो उसकी यूनिट क्या आएगी, तो इसकी यूनिट आएगी ओम्स। ठीक है, ये तो सिंबल है, ये सिंबल है एक्सी का, यूनिट्स इसके आगे आएगी ओम्स। इसकी यूनिट भी ओम्स, इसकी यूनिट भी ओम्स, तो ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, ये सिंबल हो गया, किसका सिंबल हो गया भाई, ये इसका। ठीक है, ये इसका सिंबल और रेजिस्टेंस का सिंबल ये। ठीक है, पहले क्या शो करते थे, तो पहले क्या थे वो यहां लिख देता हूं। पहले ये कैपेसिटेंस शो करता था, जिसको हम फेराड में नापते थे। ये इंडक्टेंस शो करता था, ये इसकी प्रॉपर्टी थी, जिसको हम हेनरी में नापते थे। और ये लालू प्रसाद यादव ये तो बदले नहीं, जो आर थे वो आर ही रहे, दो को बदल दिया इनने। तो कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, और इधर सेट क्या है, रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है वो जो पहले था वैसा का वैसा अभी भी है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये क्या था, पहले इनकी ये प्रॉपर्टी थी। अब जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, तो अब जो प्रॉपर्टी हो गई है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। क्लियर हुई बात। तो ये पूरा का पूरा बना लें। ठीक है, फटाफट बना लें पूरा का पूरा। चलिए, यहां तक अपने को समझ में आ गया कि ये सबके सब रेजिस्टेंस बन गए हैं। अब उसके बाद क्या है कि जैसे मान लें कि उसने पूछा सर्किट कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि सर्किट 3 प्रकार के हो सकते हैं मेन, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर। लेकिन चूंकि सीरीज में लग सकते हैं, पैरेलल तो कोर्स में है नहीं, सीरीज कोर्स में है, सीरीज एसी सर्किट, तो उसके अंदर इनके अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये दो एक साथ, ये दो एक साथ और ये दोनों एक साथ ऐसे भी तो ले सकते हो। इसका मतलब कौन कौन, एल सी, एल आर और सी आर, ये भी और साथ में ले सकते हो। तीसरे नंबर पे अपन एल सी आर तीनों एक साथ ले सकते हैं। तो हम अगर बोलेंगे कि सीरीज सर्किट बने तो कुल मिला के सीरीज सर्किट कितने प्रकार के बन सकते हैं, तो उसका आंसर है सीरीज सर्किट जो है वो बन सकते हैं 7 प्रकार के। ओनली सी, ओनली एल, ओनली आर, एल सी, एल आर, सी आर और तीनों एल सी आर। तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ सीरीज सर्किट्स। ठीक है, तो 7 तरीके के सर्किट्स बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो है वो अपन ने क्या डाली, सीरीज एसी सर्किट्स, सीरीज एसी सर्किट्स। तो इसके अंदर हम लिखेंगे 7 टाइप्स, 7 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, ओनली इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टर लगाओ, ये लगा इंडक्टर सिर्फ। ठीक है, और कैसा लगा हो, तो नीचे एसी में लगाओ, और एसी का ये सिंबल है, ये डीसी का सिंबल ये है प्लस माइनस, ये एसी का सिंबल है। तो हम एसी सर्किट पढ़ रहे हैं ना, तो ये ओनली इंडक्टर लगा हो एसी में तो ऐसा बनाएंगे। दूसरे नंबर पे क्या बनेगा, ओनली कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर। ठीक है, तो ओनली कैपेसिटर जो है ये ओनली कैपेसिटर बन गया। उसके बाद क्या बना, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर एंड ओनली रेजिस्टर। तीसरे नंबर का क्या है, ओनली रेजिस्टर। अब सिर्फ रेजिस्टर लगा तो ये रेजिस्टेंस इस तरीके से बना दी। उसके बाद चौथे नंबर का इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इंडक्टर लगाया ये, कैपेसिटर लगाया ये, और फिर इधर साइड एसी, इंडक्टर कैपेसिटर। आई बात समझ में। उसके बाद 5वें नंबर का क्या, इंडक्टर
एंड रेजिस्टर। तो इंडक्टर कॉइल ये और उसके आगे रेजिस्टेंस कॉइल और नीचे लगा दिया एसी सर्किट। 5। छठे नंबर का क्या बचा? तो छठे नंबर का बचा आर के साथ सी। तो ये आ गया आर और ये आ गया सी। अब तुम बोलोगे आरसी सर्किट तो हमने पहले ही पढ़ा है। अरे पहले का अलग बात थी, वो डीसी था, ये एसी है। ठीक है, ध्यान रखें, पूरा ही फॉर्मूले बदल गए, पूरी ही बात बदल गई, उनका नेचर ही बदल गया। तो जब नेचर बदल गया तो फिर वो वैसे रह ही नहीं गए। तो यहां ध्यान रखना, एसी में पूछ रहा क्वेश्चन कि डीसी में पूछ रहा, कंफ्यूज मत हो जाना। अब 7वें नंबर पे क्या है? एलसीआर सर्किट। एलसीआर तीनों लगे हुए हैं, एल लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा है, रेजिस्टेंस लगा है और फिर यहां पे एसी सोर्स लगा। तो ये क्या कहलाएगा? एलसीआर सर्किट। ठीक, तो 7 तरह के सर्किट है। अब जब ये 7 सर्किट है तो इनके सब रेजिस्टेंस बन गए। अब जब सब रेजिस्टेंस बन गया तो सबका रेजिस्टेंस का नाम होगा। तो सबका रेजिस्टेंस का नाम होगा तो सिर्फ इंडक्शन अगर है, यदि सिर्फ इंडक्शन है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस का नाम है वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऊपर लिखा हुआ है। इसको क्या ऐसे लिखते हैं अपन? एक्स एल से, क्योंकि इसको एल से लिखते हो। उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, जिसको अपन का ऐसे लिखेंगे? एक्सी से। सिर्फ रेजिस्टेंस आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये देगा रेजिस्टेंस, जिसको हम कैसे लिखेंगे? आर्स। यहां तक बता दिया था, अब इसके आगे देखें। यदि एल लगा है सर्किट में और सी लगा है तो ये दोनों मिलकर भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अरे सभी तो रजिस्टर हो गए ना, सब रजिस्टर हो गए तो ये दोनों मिलकर रोकने की कोशिश करेंगे करंट को। अगर दोनों मिलकर रोकने की कोशिश करेंगे करंट को तो हम क्या बोलेंगे? इनका रेजिस्टेंस अब क्या कहलाएगा? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। और इसको सिर्फ एक्स से लिखा जाएगा, ना एल ना सी। आई बात समझ में? जब इंडक्टर और कैपेसिटर साथ लगे होते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंस कहलाता है और एक्स से लिखते हैं। और कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता। ठीक है, अब आगे आओ। इंडक्टर और रेजिस्टर अगर साथ लगे हुए, इंडक्टर और रेजिस्टर, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगा इंपीडेंस। इंपीडेंस, जिसको अपन जेड से लिखते हैं। ये नया आ गया। ठीक है, आर और सी अगर लगे हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगा इंपीडेंस, जिसको हम जेड से लिखते हैं। अब तुम बोलोगे तो दोनों एक जैसे हो गए, तो हाँ एक जैसे ही है। अगर तीनों लगे हैं तो भी कहलाएगा इंपीडेंस, तीनों का रेजिस्टेंस मिला के, जो कि जेड से लिखते हैं। तो इसमें जेड कैसे आ गया शब्द? तो उसके लिए नियम यह बनाया गया कि यदि सर्किट में रेजिस्टेंस आया तो फिर वो इंपीडेंस कहलाने लग जाए, लेकिन अकेला रेजिस्टेंस नहीं, इनमें से किसी एक के साथ या दोनों के साथ। यानी कि रेजिस्टेंस अगर इसके साथ आ गया, सीआर सर्किट या आरसी सर्किट बना इंपीडेंस। ये वाला अगर इसके साथ आ गया तो भी इंपीडेंस। और ये वाला यदि एल के साथ और सी के साथ आ गया, मतलब आर कहीं भी आ गया विथ एल सी और बोथ, तो उस केस में क्या कहलाएगा? वो इंपीडेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इंपीडेंस का क्लियर हुआ कंसेप्ट किसको बोलते हैं? आर आना चाहिए एल सी या किसी के भी साथ। चलिए अब इसको भी लिख लें जरा, सातों तरीके से सर्किट फटाफट। अब उसके बाद रेजिस्टेंस बन गए सारे के सारे, तो फिर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? ठीक है, और ये और क्या क्या बिहेवियर में चेंज करेंगे सर्किट का, ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब करंट भेजा जाता था कौन से सर्किट्स में? डीसी सर्किट्स में, तो करंट जो है वो क्या हो जाता था? बल्ब में पहुंचता और उसी वक्त वोल्टेज भी पहुंच जाता था। ठीक है, तो वोल्टेज क्रिएट होता, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता और करंट पहुंच जाता। अब क्या होता है कि जो एसी सर्किट्स होते हैं उसमें देयर इज ए फेज डिफरेंस, PHASE। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें सीखनी पड़ेगी जो कि वेव से ली गई हैं, क्योंकि वेव जैसे ही साइनोसॉइडल कर्व बनाता है एसी सर्किट, तो उससे हमने कुछ शब्द लिए हुए जिनका नाम है फेज। तो देयर इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, अब ये फेज क्या होता है तो पहले समझे। तो पहले अपन शब्द लिख ले, क्या बोला मैं? देयर इज ए फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस
between voltage and current in case of capacitor एंड इंडक्टर, तो क्या रजिस्टर में नहीं होता? तीसरे वाले में तो उसका आंसर है नहीं होता। ठीक है, तो देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब ये कितने का फेज डिफरेंस है ये पता करने के लिए एक डायग्राम बनता है जिसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, PHASOR। ठीक है, अब वो मैं समझा देता हूं फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। फेजर डायग्राम, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद 1 या 2 लेक्चर के बाद बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि मैथमेटिकल है पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, इसमें मैथ्स ही मैथ्स है और एक बार बन जाता है तो वो सारे सर्किट बन जाते हैं। इससे इजी चैप्टर नहीं है, लेकिन कुछ अलग है, समझना है। 2 या 3 टॉपिक है जो लेक्चर से आगे के बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है इसके अंदर। ठीक, और फिर बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल कर सकता है कोई अगर इसका बिहेवियर समझ जाए। 3 इंसानों को पहचानना है बस, L, C और R, और इनकी हरकतें देखनी है क्या करते हैं, बस। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक, तो फेजर डायग्राम क्या है? तो फेजर डायग्राम में इस तरीके का एक T बनाना, इधर साइड लिखना वोल्टेज इन L, इधर साइड लिखना करंट, इधर साइड लिखना वोल्टेज इन R और इधर साइड लिखना VC। ठीक, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं फेजर डायग्राम। अब ये जो फेजर डायग्राम है ये इस पूरे का जान है, उस चैप्टर की जान है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिससे हम आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी डायग्राम को देख के सॉल्व कर सकते हैं। अब ये डायग्राम क्या बताता है? तो ये बताता है कि अगर तुमने सिर्फ इंडक्टर कॉइल लगाई तो उसका जो वोल्टेज है वो VL है। तो VL इज द वोल्टेज इन इंडक्टर कॉइल, VC is the voltage across capacitor and VR is the voltage across the resistor and I is the current across what? तो across what क्या है? तो सीरीज में लगे हैं ना, और अगर ये सीरीज में लगे हैं तो सब में करंट तो सेम ही जाएगा। तो फिर उसके अंदर ये बताने की जरूरत नहीं कि करंट किसका। तो यहां पे मान लो कि उसने बोला इंडक्टर लगाए, फिर उसके बाद कैपेसिटर लगाए, फिर उसके बाद रेजिस्टर लगाए और उसके बाद सर्किट में AC सोर्स लगा हुआ है। तो AC सोर्स का मतलब क्या? प्लग लगा हुआ, प्लग। ठीक है, AC सोर्स बोले तो दिमाग में सीधे प्लग आना चाहिए और DC सोर्स बोले तो सीधे बैटरी आनी चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे भी आएंगे इसमें AC DC दोनों लगेंगे, अभी आएंगे आगे। ठीक है, तो ये जो AC सोर्स लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ है, इसमें L, C और R नाम का सर्किट है। अब इसके अंदर जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस उसको मैंने बोला VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज को बोला VC, इसके अक्रॉस वोल्टेज को बोला VR और इसमें से बहने वाले करंट को बोला I। लेकिन समस्या ये है कि मैं इसमें एरो नहीं बना सकता। बोले क्यों नहीं बना सकता एरो? ये DC सर्किट थोड़ी है। DC में तो क्या था, ये ऐसे था, ये प्लस था, ये माइनस था, तो मैंने यहां एरो बना दिया था ऐसा। यहां मैं एरो इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि यहां करंट का डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, थोड़ी देर इधर चलता है, थोड़ी देर इधर चलता है। तो कभी भी AC सर्किट में करंट नहीं बनाया जाता। ठीक है, लेकिन ये सोर्स बना दिया, इसका मतलब करंट बह रहा है। DC में बनाते हैं करंट, AC में नहीं बनाते हैं। ठीक, तो ये जो है मैंने जो बनाया है ये तुम्हें समझाने के लिए बनाया है, वास्तविकता में इसको यहां नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ I लिख दो तो भी काम चलता। तो यहां से करंट बहेगा। ठीक है, अब मैं बना के इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि याद रहे कि यहां करंट बह रहा। तो यहां से करंट बहेगा। अब ये करंट थोड़ी देर यूं चलेगा, फिर इधर चलेगा, तो ये तीनों विरोध करेंगे उसका, और तीनों विरोध करेंगे तो क्या होगा कि VL इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस, करंट इज दिस, ये करंट, VC यहां पे है नीचे, VR जो है वो इधर और I इधर। अब यहां पे क्या फेज डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहले मैं ये बता रहा हूं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर ये मैं बताऊंगा कि फेज डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, उल्टा बता रहा हूं। पहले मुझे बताना चाहिए होता क्या है, लेकिन क्या है कि होता क्या है ये बाद में समझ में आएगा। पहले तुम ये पता कर लो कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि फेज डिफरेंस होता क्या है। तो फेज डिफरेंस को अपन कैसे लिखते हैं? फाई से। ठीक है, या फिर कुछ किताब वाले डेल्टा फाई से लिखते हैं। तो पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं समझे।
अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज इन द इंडक्टर एंड करंट, वोल्टेज इन द इंडक्टर और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, तो बोलना 90 डिग्री का है। यहां डायग्राम से देख के बोल देना 90 डिग्री का है, या फिर कितने का है, π/2 का, रेडियंस। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या है, तो इट इज डिफरेंस इन द एंगल, तो नापते तो इसको रेडियंस में ही है। ठीक है, नापने के लिए यूनिट क्या बनी है, रेडियंस, तो इसको रेडियंस में नापा जाता है। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड वोल्टेज इन रजिस्टर एंड करंट, तो वोल्टेज इन रजिस्टर जिधर है उधर ही तो करंट है, इसका मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, तो जीरो। व्हाट इज द फेज डिफरेंस वोल्टेज इन कैपेसिटर एंड करंट, तो उसका आंसर है अगेन इट इज 90 डिग्री। लेकिन इस 90 में और इस 90 में अंतर है, ऊपर वाले π/2 और नीचे वाले π/2 में अंतर है। क्या अंतर है, ये वाला लीड कर रहा है, इट इज लीडर। ठीक है, ये लीड कर रहा है और ये पीछे है, इसलिए ये लैग कर रहा। अब लीड और लैग क्या होता है, तो लीड मतलब आगे चलने वाला, लैग मतलब पीछे चलने वाला, और कुछ लोग बीच में भी चलेंगे, तो ये जैसे बीच में चल रहे हैं। ठीक है, अब चलेंगे मतलब क्या, तो इसका मतलब यह है कि इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम क्या समझ पाए उस डायग्राम से, इन इंडक्टर वोल्टेज ब्रैकेट में VL लीड्स करंट तो तीनों का एक जैसा है ना। ठीक है, ये करंट तो तीनों के लिए एक जैसा है, तीनों का एक जैसा, तो उसमें कुछ बात ही नहीं करनी। इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री और π/2 रेडियंस। ठीक, इन कैपेसिटर वोल्टेज VC लैग्स करंट बाय 90 डिग्री और π/2 रेडियंस। ठीक है, अगर मैं करंट की बात करूं और VC की बात करूं, तो करंट आगे है, VC पीछे। अब इसमें सोचना कैसे, तो ये बोलना है कि ये वाला जो आगे रहता है, ये नंबर 1 पे ये रहता है, नंबर 2 पे ये रहता है और नंबर 3 पे ये रहता है। जैसे मान लो कभी फर्स्ट प्राइज मिलता है ना, तो एक आदमी यहां खड़ा रहता है, वो उसकी फर्स्ट रैंक होती है, दूसरा आदमी इधर खड़ा रहता है, उसके राइट हैंड पे वो सेकंड रैंक वाला रहता है, और इधर वाला जो खड़ा रहता है उसको गोल्ड मेडल की जगह कौन सा मेडल मिलता है, कॉपर मेडल। तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। यहां पे फर्स्ट रैंक इसकी है, सेकंड उसकी है, थर्ड इसकी। ठीक है, और कोई बीच में आ गया 2.5, तो उसकी इधर आ जाएगी 2 और 3 के बीच में 2.5 रैंक्स। ठीक है, अब ऐसी भी आएगी आगे, तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो इसके अंदर सबसे तेज जो चला कौन है, VL, फिर कौन चला, VR, उसके साथ चला करंट और उसके पीछे चला VC। तो अगर किसी ने पूछा कि VL और करंट में कौन आ गया, तो हमने बोला VL आगे लीड कर रहा, करंट से लीड कर रहा है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। किसी ने पूछा कि VR और I में क्या है, तो VR और I तो साथ ही चल रहे हैं, तो देयर इज नो फेज डिफरेंस, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तीसरे नंबर पे हमने क्या बोला कि करंट लीड्स वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर बाय 90 डिग्री, तो ये लिख दिया। ठीक है, और रजिस्टर और वोल्ट उसका भी लिख दें, तो रजिस्टर एंड करंट आर इन सेम फेस। वोल्टेज इन रजिस्टर एंड करंट आर इन सेम फेस, रजिस्टर नहीं, वोल्टेज इन रजिस्टर, वोल्टेज इन रजिस्टर एंड करंट आर इन सेम फेस। ठीक है, इसका मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, बाकी सब में फेज में नहीं थे तो डिफरेंस आ गया था। ठीक है, तो ये याद रहेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और करंट तीनों में एक जैसा है। जो आगे चलता है वो VL है, उसके पीछे VR है, उसके पीछे VC है, ये दोनों साथ चलते हैं। अगर इन दोनों की बात करी जाए तो ये लीडर है, ये लैग करता है, इन दोनों की बात करी जाए तो ये लीडर है, ये लैग करता है, और अगर इन दोनों की बात की जाए, इसकी और इसकी, तो ये लीडर है, ये लैग करता है 180 डिग्री से। ठीक है, तो ये इसका अपना चौथा पॉइंट बनेगा। चौथा पॉइंट क्या बनेगा, फोर्थ पॉइंट,
VL लीड्स कौन, VC बाय 180 डिग्री। VL लीड्स VC बाय 180। ठीक है, तो ये इतना नोट करें। तो ये अपने को कैलकुलेट करना आ गया। अब अपन इसको सीखेंगे कि होता क्या। देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन ए केस ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर। ठीक है, और फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से लिखते हैं। फेज डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, डेल्टा फाई से या फिर सिर्फ फाई से, ये, और रेडियन में नापा जाता है। चलिए पॉज का बटन दबाएं और नोट कर लें। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये होता क्या है पहले ये समझें। उसको समझाने के लिए मेरे को 11th में जाना पड़ेगा थोड़ा सा, और एक बार समझ में आ जाएगा और फिर ये होता क्या है के बाद ये भी पढ़ना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। फेज डिफरेंस क्या होता है, कितना होता है और क्यों होता है। क्यों होता है भी इसमें पढ़ना है। तो पहले क्या होता है समझ लें, फिर क्यों होता है समझ लेंगे। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि फेज डिफरेंस होता कितना है, कैलकुलेट कर लिया, क्या है पता कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज फेज डिफरेंस, ये हमारा व्हाट इज फेज डिफरेंस, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, द डिफरेंस इन द फेज इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इसका मतलब व्हाट इज द फेज, फेज शब्द पहले सीखना पड़ेगा, तो उनका अंतर को फेज डिफरेंस बोलेंगे। अब फेज क्या होता है, तो अभी तुम कौन सी फेज में हो, तो बोला अभी हम जो है वो यंग फेज में, यंग। ठीक है, हम बच्चे हैं, तो अभी जो है हम टीन एज फेज में, फेज PHASE। ठीक है, और कोई बहुत ही एजेड व्यक्ति होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ये ओल्ड एज में है या ओल्ड फेज में है, PHASE। ठीक है, तो फेज का हिंदी अर्थ है अवस्था, किस अवस्था में है। अब ये शब्द तुमने अवस्था या फेज सुना होगा। हम मकान खरीदने जाते हैं, मान लो कि फ्लैट खरीदने गए या मकान खरीदने गए, तो उससे हमने पूछा कि बताओ आपका जो मकान है वो बन गया क्या, तो वो बोल रहा है कि नहीं अभी बन रहा है। बन रहा है मतलब क्या, क्या नींव खुदी तो भी उसको बोलेंगे बन रहा है, पिलर डल गए तो भी बोलेंगे बन रहा है, छत डल गई तो भी बोलेंगे बन रहा है, दीवारें लग गई तो भी बोलेंगे बन रहा है, फिटिंग हो गई तो भी बोलेंगे बन रहा है, कलर हो रहा है तो भी बन रहा है। तो बन रहा है लेकिन किस अवस्था में, कौन सी फेज में है, तो वो ये बोलेगा कि अभी तो इनिशियल फेज में है। इनिशियल फेज मतलब अभी नींव खुद रही है, इस तरह की कुछ बात होगी। और अगर वो बोलेगा नहीं फाइनल स्टेज पे या फाइनल फेज पे है, इसका मतलब बस पुताई हो रही है और गृह प्रवेश की तैयारी। ठीक है, तो फेज अवस्था समझ में आई, किस अवस्था में है। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि क्लास 11th और 12th, ठीक है, इस तरीके से दो क्लास हैं। अब इसमें हमने सेमिस्टर में बांट दिया। जैसे मैं गुजरात में पढ़ाता था तो सेमिस्टर था, इसमें सेमिस्टर 1 बोलते थे, ये 2 बोलते थे, और इसको बोलते थे सेमिस्टर 3, और इधर बोलते थे सेमिस्टर 4। 6-6 महीने में एग्जाम होती थी। ठीक है, अपने यहाँ साल-साल में होती। तो सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 4। जो बच्चा यहाँ पे है वो फर्स्ट फेज में है, जो इसमें है वो सेकंड फेज में है, जो इसमें है वो थर्ड फेज में, जो इसमें है वो फोर्थ फेज में। आई बात समझ में। तो 4 बच्चे हैं, पहला वाला फर्स्ट फेज में है, दूसरा सेकंड में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे फेज में। जो चौथा फेज में है वो पहले फेज से 1.5 साल का अंतर रखता। अरे 11 पूरा 1 साल का ना, ये 1 साल का, ये कितने का, ये भी 1 साल का। ये 6 महीने चलेगा, ये भी 6 महीने चलेगा, तो ये सारे के सारे 6-6 महीने चलेंगे। ये भी 6 महीने और ये भी 6 महीने। तो जब 6-6 महीने के 4 टुकड़े हो गए, तो ये वाले ने जब एडमिशन लिया यहां पे फर्स्ट में, तो ये वाला पहुंचा सपोज 4th में, तो इन वाले केस में कितने का अंतर आ गया, 6-6-6 18 महीने का अंतर आ गया। तो देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, ऐसा जनरली होता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में पहुंचता है उसके बाद इधर वाला वो 3rd में पहुंचता होगा, 4th में नहीं पहुंचता। ये समझ में ही बात। जुलाई से स्टार्ट हुए मान लो सेशन, तो दोनों के जुलाई से स्टार्ट होंगे ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके और इसके बीच में देयर इज अ फेज डिफरेंस। किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में अंतर है। कितने का अंतर है, तो उसको अपन बोल सकते हैं फेज डिफरेंस इज ऑफ 1 ईयर। यहां पे मैं समय के रूप में अंतर ले रहा हूं,
ठीक है, तो इसको फेज डिफरेंस की जगह क्या बोलेंगे, टाइम डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, टाइम डिफरेंस। फेज डिफरेंस की जगह इसको बोलते हैं डेल्टा टी। लेकिन जब भी टाइम डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस अपने आप ही आ जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो इसकी अवस्था तीसरी है, इसकी अवस्था कौन सी है, फर्स्ट। ठीक है, ये क्लियर हुआ किसको बोलते हैं फेज, सामान्य भाषा में। अभी अपन फिजिक्स पे आ रहे हैं। अब इसमें से एक लीडर होगा, लीडर यानी ये जो आगे चल रहा है ये लीडर है, ऑब्वियसली ये पीछे है, तो जो पीछे चलता है उसको लैग बोलते हैं, ये लैगिंग कर रहा है, और ये वाला लीडिंग कर रहा है, तो इट इज लीडर, इट इज लीडर, इट इज लैगिंग। तो लीड कर रहा है ना आगे चलने वाला, लैग कर रहा है ना पीछे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये लीड कर रहा है तो हमेशा लीड कर रहा है, ये इससे लैग कर रहा है। अगर कोई फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड में है तो वो उससे लैग कर रहा है। तो कोई भी चीज लीड या लैग किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाती है कि वो लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। ठीक, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अवस्था बोलते हैं। चलिए अब अपन क्या करते हैं कि इसको पेंडुलम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे आसान एग्जांपल है, उससे 1 मिनट में समझ में आ जाता है। मान लो कि मैंने उनसे बोला कि एक पेंडुलम है, ये यहां से चलना चालू होता है 1 से, पहुंचता है 2 पे, फिर वापस आता है 3 पे, फिर उसके बाद जाता है 4 पे, फिर उसके बाद वापस आता है तो वापस 5 पे। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें कुल मिला के 4 ही ये 1 से 5 दिख रहा है पर है 4 ही। यहां से यहां तक गया 1, यहां से यहां तक गया दूसरा, यहां से यहां तक गया तीसरा, यहां से यहां तक आया चौथा। इसका मतलब चौथी बात के बाद तो वापस ही ओरिजिनल पे ही आ गया ना। तो 1 2 3 और 4 ही तो एरो बने इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो 4 एरो बने ये दिखा रहे हैं अवस्थाएं इसकी। तो मान ले कि मैं सिर्फ फेज शब्द इस्तेमाल करूं और मुझे ये बताना है कि पेंडुलम यहां पे है। तो पेंडुलम यहां पे है तो मैं ये बोलूंगा कि ये पेंडुलम इसकी इनिशियल फेज पे नहीं है, इनिशियल फेज यहां था। ठीक है, तो पेंडुलम की जो इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा t, वो ही इक्वेशन एसी सर्किट्स में भी होती है जो अपन पढ़ रहे हैं। तो इसको दिखाया कैसे जाता है, तो इसको ऐसे दिखाया जाता है कि यहां से लेके यहां तक का पूरे का टाइम पीरियड मान लो t हो और ये 0 हो, और ये इसके बीच में हो t/2, यहां पे हो t/4, और इस जगह पे कितना हो 3t/4, ये ऐसा हो। तो जब वो यहां था तो इस समय टाइम 0 था, छोटा टाइम, कैपिटल टी पूरी फिल्म खत्म होने का समय, यानी पूरा ऑसिलेशन हो गया उस समय। मान लो 20 सेकंड में हुआ तो 20 सेकंड, लेकिन छोटा टी 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, 20 सेकंड में पूरी फिल्म खत्म हो गई। तो कैपिटल टी इज फुल टाइम, जो कि होगा 20 सेकंड। लेकिन अगर मैंने पूछा यहां कितनी देर में पहुंचा तो तुमने बोला टाइम ऑफ सेकंड इस 5 सेकंड में पहुंचा, तो 5 सेकंड। लेकिन ये टाइम आएगा स्मॉल, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं टाइम। तो कैपिटल टी इज टाइम पीरियड एंड स्मॉल टी इज टाइम। टाइम यानी बीच की बात, ठीक है, बीच की बात। और टाइम पीरियड का मतलब क्या, पूरा समय खत्म, पूरी फिल्म खत्म, तो उसको टाइम बोलेंगे। अच्छा, अब वापिस आ जाओ अपने उस पे। तो इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करो तो t = 0 है, t = t/4 पे ये मैक्सिमम पे पहुंच गया था। तो मैक्सिमम मान लो यहां लिखा है मैंने कि ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर गया उधर साइड। तो अगर मैं इधर साइड डिस्प्लेसमेंट बनाऊं तो t/4 पे ये यहां पहुंच गया है। ठीक है, उसके बाद वापिस आया तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, नहीं यहां आ गया। उसके बाद ये वापिस ही आया तो इस जगह पे आ गया 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे आ गया। इसका मतलब ये ओरिजिन से लेफ्ट पे चला गया, लेफ्ट यानी माइनस में चला गया, माइनस में चला गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया तो ये यहां पहुंच गया। उसके बाद ये वापस आ गया 5 नंबर पे, यानी कि ओरिजिन पे आ गया। तो ओरिजिन तो यहां पे है, ये यहां आ गया। अब इसका ग्राफ बनाओ तो तुमको ये पता पड़ेगा कि ये वही ग्राफ है जो एसी सर्किट का, इसलिए अपन पेंडुलम को बहुत आसानी से एसी सर्किट से लिंक कर सकते हैं। अब इसमें जो फेज शब्द है वो क्या है, तो अगर मैंने बोला कि ये पेंडुलम यहां पे है, यहां पे, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी बताएंगे कि ये पेंडुलम है, ये चल रहा है वो यहां पे है कि यहां पे, उसको नंबर में बताना पड़ेगा ना। तो यदि मैंने बोला है कि पेंडुलम का फेज इस समय जो है वो कितना है, ये वाला इस जगह पर, तो मुझे उसकी सिचुएशन यहां बतानी पड़ेगी। तो मैं बोलूंगा टाइम 3t/4 पे है। अब 3t/4 पे है तो बेसिकली फेज होता है एंगल, ठीक है, टाइम की जगह वो एंगल होता है। तो एंगल में अगर मैं इसी डायग्राम को कन्वर्ट करूं
एंगल में इसी डायग्राम को कन्वर्ट करूं तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 2 पाई एंगल, क्योंकि साइन का ग्राफ 0 से लेकर 2 पाई में पूरा गोल घूम जाता है और यहां पे होगा 0, तो सीधी बात है यहां होगा पाई, तो इसको क्या बोलेंगे π/2 उसका आधा, और इसको क्या बोलेंगे 3 π/2, 1.5 पाई, 3 π/2, 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई। ठीक है, इस तरीके से घूमेगा। अब मान लो कि किसी ने बोला कि पेंडुलम का इनिशियल फेस पेंडुलम का जो है वो है पाई। ठीक है, इसमें डेल्टा नहीं लगेगा, फेस बोल रहा हूं मैं। तो पेंडुलम का इनिशियल फेस अगर पाई है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जो पेंडुलम तुमने छोड़ा वो पेंडुलम पाई से छोड़ा, पाई से। ठीक है, पाई कहां पे था? तो यहां पे देखे पाई यहां था। ठीक है, तो यहां से छोड़ा तुमने। अब यहां से छोड़ा तो तुम बोलोगे वो तो हमेशा वहीं से छोड़ते हैं, हमेशा वहीं से छोड़ते हैं, तो वो उसमें क्या अंतर आएगा? किसमें? अगर उसको 0 से छोड़ा जाए और पाई से छोड़ा जाए तो उसमें क्या अंतर आएगा? तो उसमें अंतर ये आएगा कि अगर मैं एक पेंडुलम ले लूं, जो कि मैंने ले लिया है, ये रहा। ठीक है, इस पेंडुलम को मुझे ऑसिलेशन कराना है, तो हम कराते मीन पोजीशन से। तो ये मीन पोजीशन से ऑसिलेशन कराना है, मीन पोजीशन से। मैं इधर फेंका और फिर यूं करके ऑसिलेशन चालू कर दिए। इसको मैं बोलूंगा कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, तो इसका इनिशियल फेज 0 है। जब भी मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा इनिशियल फेज 0 है। जनरली अपन राइट हैंड की तरफ पहले फेंकते हैं। इधर मान लो पहले फेंका, तो इधर पहले फेंका तो ये यूं गया, यहां पे पहुंचा, उसके बाद ये वापस आया और फिर इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं इसको यूं की जगह यहां से ऑसिलेशन कराता हूं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि मैं यहीं से छोड़ता और ऑसिलेशन करता, ऐसा भी हो सकता था कि मैं यहां से छोड़ता और ऑसिलेशन करता। यानी मेरे पास कितने ऑप्शन है इसको ऑसिलेशन स्टार्ट करने के? तो उसका आंसर है मेरे पास 4 ऑप्शन है। देखिए ध्यान से, पहले मैंने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, राइट की तरफ फेंका, तो उसके लिए मैं इतनी कहानी नहीं बोलूंगा कि मैं मीन पोजीशन से स्टार्ट किया और राइट की तरफ फेंका। मैं सिर्फ बोलूंगा कि मैंने 0 फेज से स्टार्ट किया, लेकिन मैंने स्टार्टिंग ही यहां से दी, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा इनिशियल फेज π/2 था। आप सीधे यहां से स्टार्टिंग दी है तो सीधी बात है, ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही आएगा, वो तो आगे वाला समझ जाएगा अपने आप। अगर मैंने बोला कि मेरा इनिशियल फेज पाई है, ये मेरा इनिशियल फेज पाई है, ठीक है, यहां पे देखो, सॉरी पाई है, तो यहां से फेंका तो अब की बार इधर फेंका तो पाई होगा और इधर फेंका तो 0 होगा। ठीक है, तो पाई मतलब वो समझ जाएगा कि बीच में से फेंका है लेकिन इस साइड फेंका। उसके बाद अगर मेरा 3 π/2 है, 3 π/2 मतलब इस जगह पे हूं मैं, चौथे नंबर पे। ठीक है, 3 π/2 मतलब मैं चौथे नंबर पे हूं। ठीक है, तो चौथे नंबर पे अगर मैं हूं तो उस केस में मैंने यूं करके ऐसे फेंका ये। ठीक है, तो ये पेंडुलम ही कई तरीके से स्टार्ट हो गया, और कई तरीके से स्टार्ट हुआ तो ये जो पेंडुलम कई तरीके से स्टार्ट होगा, इसको बोलेंगे कि उसका इनिशियल फेज था जहां से स्टार्ट किया गया। अब सिंपल है, अगर मैंने तुमसे बोला कि इनिशियल फेज 0 डिग्री है, तो तुमने क्या बोला? ये पेंडुलम यहां से स्टार्ट होगा और इधर जाएगा। अगर मैंने बोला कि नहीं, इनिशियल फेज कितने डिग्री है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो बताओ कहां से स्टार्ट होगा? तो उसका आंसर है यहां से स्टार्ट होगा और सीधी बात है इधर जाएगा। अगर किसी ने बोला कि इनिशियल फेज 180 डिग्री है और पाई है, तो कहां से स्टार्ट होगा? तो ये यहां से स्टार्ट होगा और इधर जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे इधर जाता था। फिर अगर किसी ने बोला कि ये इनिशियल फेज इसका जो है वो 180 के बाद कितना आ गया? 270 डिग्री है, या फिर 3 π/2 है, तो उस केस में वो यहां से स्टार्ट हुआ होगा और इधर जा रहा होगा। तो इसमें कितने ऑप्शन हो गए? 20 से स्टार्ट हुआ, राइट गया, राइट से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट गया, 20 से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट गया, इधर से स्टार्ट हुआ इधर, और सबका फेज डिफरेंस हमने उसके पड़ोस में लिख दिया। और उसके बाद वाला जो है वो 2 पाई लिखने का मतलब नहीं है, 2 पाई का मतलब वो फिर यहीं से स्टार्ट हुआ और उधर ही जा रहा, इसलिए कुल मिला के 4 ही आते हैं, 0 π/2 पाई, 3 π/2, 2 पाई अगले का स्टार्टिंग। ठीक, तो ये समझ में आया फेज किसको बोलते हैं। तो फेज मतलब कहां से स्टार्ट हुआ, किस अवस्था से स्टार्ट हुआ, उसको बोलते हैं इनिशियल फेज।
अब इनिशियल फेज पहले नोट कर लो, फिर देखें फेज डिफरेंस किसको बोलते हैं। लिख लें सारा। चलिए अब आगे देखें फेज डिफरेंस किसको बोलते हैं, मिटा रहा हूं। मान लें कि मैंने बोला कि दो पेंडुलम्स चल रहे हैं, तो उनके अलग अलग फेज होंगे, अलग अलग फेज होंगे तो उनका फेज डिफरेंस होगा। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा भी पूछ सकता है कि मिड से स्टार्ट हुआ कि कोने से स्टार्ट हुआ, कि दो ही ऑप्शन है क्या, बीच में से स्टार्ट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, तो फिर यहां कहीं फेज होगा उसका, 0 से लेके π/2 के बीच। ये 0 यहां पे था ना, π/2 यहां था, तो ये 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री अगर 30 डिग्री 40 डिग्री कोई से भी हो सकता है। यहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है, जहां से स्टार्ट कर दो वहां का फेज हो जाए, लेकिन जो मेन फेज है वो ये। अब किसी ने बोला कि फेज डिफरेंस बताओ दो पेंडुलम्स के बीच में, तो पहली चीज, फेज डिफरेंस हमेशा दो पेंडुलम्स के बीच निकलता है, दो पेंडुलम। अब मैंने यहां पे डायग्राम बनाया कि भाई ये एक है यहां पे इधर जा रहा है, और दूसरा जो है वो है यहां पे और इधर आ रहा। तो पहले पेंडुलम और दूसरे पेंडुलम के बीच में फेज डिफरेंस बताइए। ठीक। फिर उसके बाद मैंने बोला कि एक है इस जगह पे और दूसरा है इस जगह पे, अब फेज डिफरेंस बताइए। फिर उसके बाद एक और ले लें, ये वाला है इस जगह पे जा रहा है और ये वाला इधर ही है, इधर जा रहा है, इनके बीच में फेज डिफरेंस बताएं। ठीक है। और एक और ले लें, ये वाला इस साइड है और ये वाला भी इस साइड है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताएं। ठीक है। अब देखें, सिंपल सी बात है, इनिशियल फेज लिख लेना पहले इसका। तो ये वाला मिड से स्टार्ट हुआ ना, बिल्कुल बीच से, एक नंबर से, तो यहां से स्टार्ट हुआ, तो इसका फेज 0 है। क्या फेज 0 है? इनिशियल फेज 0 है, इनिशियल फेज। इसका इनिशियल फेज कितना है? तो इसका इनिशियल फेज ये उस कोने से स्टार्ट हुआ, यानी यहां से स्टार्ट हुआ, ये वाली जगह से। तो ये वाली जगह से मतलब ऐसा, इसका मतलब इसका इनिशियल फेज कितना है? π/2। अब फेज डिफरेंस पूछेगा तो ज्यादा में से कम माइनस कर देना, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 इज π/2, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 0 इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। आई बात समझ में? फेज डिफरेंस किसको बोलते हैं? नीचे वाले में देखो, इसका फेज बोलो क्या है? ये वाला है इसका फेज 3π/2, इधर साइड है ना, बिल्कुल कोने में, तो इसका फेज कितना हुआ? φ1 इज इक्वल टू 3π/2, और ये उस कोने पे π/2 होता, तो ये वाले पे फेज कितना हो गया? π/2। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई 3π/2 माइनस π/2 इज इक्वल टू कितना? π/2, पाई सिर्फ पाई, 2 एलसीएम आ गया, तो 3π माइनस 2π इज 2π अपॉन 2 इज पाई, तो इनका फेज डिफरेंस कितने का आ गया? पाई का। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इधर जा रहा है, तो इसका फेज कितना इनिशियल? तो इसका इनिशियल फेज है, बीच में से उधर जा रहा है ना, तो 0, तो इसका इनिशियल फेज कितना है? 0। नीचे वाले की बात करें तो ये है तो बीच में ही, लेकिन इसका फेज 0 नहीं है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका फेज है पाई, तो इसको मैंने लिख दिया पाई, ये पाई। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस इज पाई माइनस 0 विच इज इक्वल टू पाई। ठीक है। ये वाले में इसका जो फेज है वो राइट हैंड की तरफ जा रहा है, राइट हैंड पे है, तो लेफ्ट इधर जा रहा होगा, ये भी इधर जा रहा होगा, तो ये π/2 है, और फेज डिफरेंस फेज सेकंड का भी π/2 है, तो इनका फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 0 का। इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है। तो ये समझ में आया फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो फेज डिफरेंस का मतलब है आगे पीछे हो जाना। तो अगर ये पेंडुलम आगे पीछे हो गए, साथ में नहीं चले, तो फेज डिफरेंस है। अब इसमें से कोई आगे हो जाएगा, कोई पीछे हो जाएगा। तो अगर तुम इसको इनिशियल मान रहे हो तो देखा जाए तो ये आगे हो गया, क्योंकि ये पहले ही इधर चला हुआ और फिर वापस आ रहा है, तो ये लीडर हो गया, ये लेगिंग हो गया। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो पेंडुलम है वो यूं चलता है, इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो इस केस में लीडर और लैगिंग देखें, ये पीछे रह गया है, ये आगे आ गया क्योंकि वापस आ रहा है, तो ये लीडर हो गया, तो ये लीड करता है इससे π/2 से। इस केस में ये वाला लीड करेगा क्योंकि ये इधर आ ही रहा है,
तो ये लीड करेगा, ये वापस आने वाला है, लास्ट स्टेज चल रही है इसकी, तो 3π/2 माइनस π/2 इज पाई, तो लीडर इज दिस। यहां पे क्या हुआ, ये जा रहा है, ये तो स्टार्ट ही कर रहा है, ये तो लौट के उधर जा रहा आधे से ज्यादा, तो पाई का फेज डिफरेंस आ गया एंड दिस इज द लीडर। यहां पे क्या हुआ कि दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, तो देयर इज नो लीडर, सब साथ साथ चल रहे हैं। तो आगे पीछे हो जाने को फेज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है ये यहां पे मैंने तुमको समझा दिया। तो अब इसको नोट कर लें, ये मिटा दे रहा हूं मैं। फेस को एंगल में लिखा जाता है, साइन थीटा के फॉर्मेट में लिख देते हैं या कॉस थीटा के फॉर्मेट में लिख देते हैं, और उसको जो है वो हम आगे पीछे करके इस तरीके से बनाते हैं। चलिए अब इसको आगे और थोड़ा सा समझें कि फेज डिफरेंस क्या है। तो फेज डिफरेंस के केस में मान लें कि अगर कोई सी चीज आगे पीछे हो गई तो उसके अंदर टाइम के डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस आ जाता है। तो तीन तरह के डिफरेंस होते हैं, टाइम डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस मतलब समय आगे पीछे, फेज का डिफरेंस का मतलब होता है समय तो एक ही से स्टार्ट हुए लेकिन खुद आगे पीछे हो गए थोड़ी देर के बाद। और पाथ डिफरेंस का मतलब रास्ते में अंतर। मान लो कि एक आदमी को हमने बोला कि तुम यहां खड़े रहो और दूसरा आदमी जो है वो यहां, अब इसकी रेस लगवा दी 1 और 2 की, ये मिल्खा सिंह एमएस, तो 1 और 2 की रेस लगवा दी, ये इस तरीके से भाग रहे हैं और ये भी अच्छा दौड़ने वाला है, लेकिन इनके बीच में हमने क्या किया, डिस्टेंस का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो यदि ये दोनों बराबर भी दौड़ते होंगे सेम स्पीड में भी, तो ये जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके और इसके बीच में पाथ का अंतर है। पाथ का अंतर है, कितने का अंतर है? तो हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस इज डी, ये रास्ते का अंतर है। और रास्ते का अंतर है तो ये वाला इससे अगर जीत गया तो ये वाला क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस, तो ये कहलाएगा लीडर, ये कहलाएगा लैग। और चूंकि इनके पड़ाव में भी अंतर आएगा, पड़ाव में ये पहले कहीं पहुंच जाएगा इसके बाद पहुंचेगा, तो इस तरीके से इसके बीच में फेज डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। और फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई बोलेंगे, और इनके बीच में समय का अंतर भी क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये जल्दी पहुंच जाएगा वहां पे और ये देर से पहुंचेगा, तो देयर विल बी ए टाइम डिफरेंस ऑल्सो। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। अब सवाल ये उठता है कि ये तो ठीक है, तो आपने मैकेनिक्स के एग्जाम्पल बताए, एसी सर्किट में कैसे क्या हो गया, ये कहां कौन सा आगे पीछे हो गया? तो एसी सर्किट में क्या आगे पीछे हो जाता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें कि हम फेज डिफरेंस किसको बोलते हैं एसी सर्किट। तो जैसे मान लो कि मैंने एक रजिस्टर लगाया, रजिस्टर में मैंने लगाया अमीटर या मीटर, और उसके बाद मैंने यहां पे लगाया वोल्ट मीटर, यहां पे इस पे लगा दो वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, और उसके बाद यहां लगाई बैटरी। ठीक है, बैटरी ही बोला मैंने, बैटरी लगाई, डीसी की बात कर रहा हूं, एसी तो चालू ही हुआ अभी। अगर मैं इस की को ऑन करता हूं तो उस केस में ये बताओ कि वोल्ट मीटर में कांटा होता है, वो कांटा पहले हिलेगा कि अमीटर का कांटा पहले हिलेगा कि दोनों साथ में? वोल्ट मीटर अमीटर में कांटा होता है ना, ऐसा दिखाया था उस दिन। तो वो अमीटर वोल्ट मीटर का कांटे में से अमीटर पहले हिलेगा, वोल्ट मीटर पहले हिलेगा कि दोनों साथ में हिलेंगे? तो उसका आंसर दोनों साथ में हिलेंगे। उसका मीनिंग ये है कि जब रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डेवलप हुआ उसी समय करंट बनना चालू हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उस वक्त तुमको इस चैप्टर में, अभी तक 4-5 चैप्टर पढ़े डीसी में, तो तुमको बताया जाता ना कि ये आगे हो गया ये पीछे हो गया, लेकिन ऐसा होता ही नहीं था उस चैप्टर्स पे, इसलिए फेज शब्द ही नहीं आया उस तक। फेज कहां पे आया? फेज आया एसी में, क्योंकि यहां पे क्या होता है, ये लोग आगे पीछे हो जाते हैं। तो अगर मैं यहां पे डीसी की जगह एसी लगा दूं, डीसी की जगह एसी लगा दूं, और ये एसी अमीटर वोल्ट मीटर है, मान लो अमीटर है वोल्ट मीटर, तो ये बताओ कि जैसे ही की ऑन करेंगे अमीटर का कांटा और वोल्ट मीटर का कांटा क्या एक साथ चलेंगे, क्या आगे पीछे हो जाएंगे? तो उसका आंसर है कि यहां पे चूंकि आपने एसी लगा दिया, डीसी नहीं लगाया, इसलिए अब अमीटर का कांटा और वोल्ट मीटर का कांटा दोनों साथ साथ चलेंगे। तो बोले ये क्या बात हुई, पहले भी तो साथ साथ ही चल रहे थे। अरे इनमें फेज डिफरेंस ही नहीं होता,
रेजिस्टेंस का याद करो ना, मैं तो रेजिस्टेंस का एग्जांपल दे रहा हूं ना। रेजिस्टेंस में करंट में फेज डिफरेंस कहां होता है? वोल्टेज और रेजिस्टेंस में। तो फिर कांटा साथ ही चलेंगे ना। अगर मैं कैपेसिटर लगाऊं या इंडक्टर लगाऊं तो डिफरेंस देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस में थोड़ी मिलेगा। इसलिए दोनों क्या होगा? साथ साथ ही चलेंगे। लेकिन अगर मैंने यहां पे क्या किया, ध्यान से सुनना, यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने लगाया कैपेसिटर, ठीक है, और लगा दी बैटरी, और इस बैटरी को जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो ये बताओ कि अमीटर का कांटा और वोल्ट मीटर का कांटा दोनों साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो उसका आंसर है वो दोनों साथ साथ चलेंगे, उनमें फेज डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डीसी लगा है भाई, डीसी। एसी लगाया ही क्या मैंने यहां पे? क्लियर हुई बात? ध्यान से समझिए, डीसी में कुछ भी लगा लो फेज डिफरेंस नहीं आता। एसी में सिर्फ रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस नहीं आता, वोल्टेज एल में और सी में आता है, ठीक है। तो यहां क्या लगाया? डीसी। तो वहां देखना ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, वहां पे क्वेश्चन गलत कर दो। इसलिए मैं क्वेश्चन में बार बार ट्विस्ट ले रहा हूं कि डीसी लगा है तो कैपेसिटर भी वही वोल्टेज देगा जो इधर है। लेकिन अगर तुमने यहां एसी लगा दिया, अब की बार पक्का बदलेगा, ठीक है। एसी लगा दिया तो क्या होगा कि अमीटर और वोल्टमीटर के कांटे अलग अलग समय पे डिफ्लेक्शन देंगे। जैसे अमीटर कांटा ये यूं हो गया, ये इधर ही बैठा हुआ, ये थोड़ी देर बाद इधर हुआ, जब तक ये इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो वाइपर जैसे चलने लगेंगे ना। मीटर वोल्ट मीटर को अगर मैं सादे वोल्ट मीटर से जोड़ दूं तो इस केस में क्या होगा? वैसे तो उसमें एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेस्ड वोल्ट मीटर्स होते हैं, लेकिन उसकी जगह अगर मैं ऐसा वोल्ट मीटर बनाऊं जो एग्जैक्ट वोल्टेज इंस्टेंटेनियस उस समय की दे, तो वाइपर जैसे चलने लग जाएगा। क्यों चलने लग जाएगा? क्योंकि वोल्टेज कभी जीरो हो जाएगा, कभी मैक्सिमम, कभी निगेटिव, फिर वापस जीरो, फिर मैक्सिमम। तो वाइपर जैसे कांटे चलेंगे। तो वाइपर जैसे जब कांटे चलेंगे वैसे ऐसे चलते नहीं है। मैंने बोला कि ऐसा मैंने बनाया, तो वो ऐसा बनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर पढ़ोगे कैसे? रीडिंग इतनी तेजी से इधर इधर होंगे तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट यूज में लाते हैं, जो कि सीधे सीधे वेरिएशन दिखाते हैं। तो उस केस में वो पीछे नहीं जाते, ठीक है। तो यहां पे अगर हमने अमीटर वोल्टमीटर ऐसा लगा दिया जो कि वाइप कर सकता है, इधर उधर चल सकता है, तो ये बताओ कि अमीटर का कांटा पहले हिलेगा कि वोल्टमीटर का? तो ध्यान देना, कैसे से देखते हैं। सबसे पहले देखना कि क्या लगा है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर यहां ढूंढना कहां पे? ये कैपेसिटर, क्या उसमें करंट बहेगा? तो उसका आंसर है हाँ। अब देखो, करंट लीडर की वोल्टेज लीडर, तो ये वाले की रैंक 1 थी, ये वाले की 2 थी, ये 3 थी, तो सेकंड रैंक वाला लीडर हो गया, ये थर्ड लैग हो गया। तो हम यहां क्या लिखेंगे? करंट लीड्स कौन? वोल्टेज इन कैपेसिटर बाय 90 डिग्री और π/2। तो करंट लीड्स का मतलब क्या होगा कि जैसे ही तुमने यहां पे की ऑन करी, ये करंट वाला कांटा तुरंत इधर भागेगा ये, लेकिन ये वोल्टमीटर का भी वहीं बैठा रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा। अब क्या आएगा कि थोड़ी देर के बाद ये वोल्टमीटर हरकत में आएगा जब तक करंट पीछे कहीं जा चुका होगा। इसका मतलब ये थोड़ी देर बाद हरकत में आएगा, ये लैग कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लैग कर जाएगा, और ये वाला जो है वो लीड कर जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज डेवलप होता है कैपेसिटर में थोड़ी देर के बाद, ठीक है। और करंट जो डेवलप होता है वो तुरंत डेवलप हो जाता है। तो अपन ने क्या बोला? कैपेसिटर में करंट तुरंत डेवलप होता है, परंतु वोल्टेज कुछ देर बाद डेवलप होता। इसलिए करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये होता है, एक यहां पे बैठा है और एक यहां पे बैठा है, यानी कि एक में मैक्सिमम पे बैठा है तो दूसरा जीरो पे बैठा है तो 90 डिग्री होता है, और एक अगर मैक्सिमम पे और दूसरा मिनिमम में माइनस पे तो 180 डिग्री होता है फेज डिफरेंस, ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब एक मैक्स पे और एक जीरो पे। तो यहां पे हमने क्या बोला कि कैपेसिटर में करंट तुरंत डेवलप होता है और वोल्टेज कुछ देर बाद डेवलप होता है। अब इसकी जगह अपन क्या करते हैं कि इंडक्टर कॉइल लगा देते हैं, इंडक्टर कॉइल। और इंडक्टर कॉइल में यहां पे मैंने लगाया अमीटर और इस जगह में मैंने लगाया वोल्टमीटर,
अब इसको ज्वाइन कर दिया हमने एक की सहायता से, और तुमसे बोला कि की जैसे ही ऑन करेंगे तो बताओ कि अमीटर का कांटा पहले हिलेगा कि वोल्टमीटर का। तो उसका आंसर है दोनों साथ में हिलेंगे। क्यों? क्योंकि डीसी लगा हुआ है। कुछ बच्चों ने ध्यान दे दिया होगा इस जगह पे, ठीक है। डीसी लग गया तो उससे वोल्टेज में डिफरेंस आता नहीं, उसमें फेज डिफरेंस आता नहीं। करंट और वोल्टेज साथ में हिलते हैं, काय में? डीसी में। इसको बदल के मेरे को एसी करना पड़ेगा, तब इसमें डिफरेंस आएगा। तो मैंने इसको बदल दिया, एसी कर दिया। अब बताओ अमीटर का कांटा पहले हिलेगा कि वोल्टमीटर का? तो कैसे देखना? लगा गया इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल का वोल्टेज इधर है वीएल, करंट इधर है, बचा हुआ भी है, छोड़ो, ये फर्स्ट रैंक का, ये सेकंड रैंक का। इसका मतलब वोल्टेज लीड्स, वीएल लीड्स करंट बाय कितने डिग्री? 90 डिग्री। इसका मतलब वोल्टेज पहले डेवलप हो जाएगा, तो वोल्टमीटर का कांटा पहले हिल जाएगा, वोल्टमीटर का कांटा पहले हिल जाएगा, ये सोता रहेगा, जीरो पे पड़ा रहेगा। और उसके बाद जो है ये जब इधर साइड आएगा जीरो पे तो ये मैक्सिमम होगा। इसका मतलब यहां पे हम क्या बोलेंगे? वोल्ट कैपेसिटर नहीं, इंडक्टर में, ठीक है। क्या बोला हमने? इंडक्टर में। सेकेंड पॉइंट, इंडक्टर में वोल्टेज तुरंत डेवलप हो जाता, परंतु करंट कुछ देर बाद आता है, डेवलप होता है, कुछ देर बाद डेवलप होता है। इसलिए वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। सो वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। ठीक, ये बात समझ में आई तुमको? पहले मैंने तुम्हें फेस एंगल निकालना सिखा दिया, फिर उसके बाद मैंने फेस क्या होता है बता दिया, फिर मैंने तुमको जो है उसके अंदर समझा दिया। अब एक चीज है था, क्यों होता, ठीक है। लास्ट पॉइंट है क्यों होता, वो थोड़ा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करें क्यों होता, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटर की बात करें कि कैपेसिटर में करंट तुरंत डेवलप होता, वोल्टेज क्यों नहीं डेवलप होता। तो देखिए, कैपेसिटर तुमने लगाया, यहां पे तुमने एसी साइकिल लगाई, एसी साइकिल लगाई तो मान लो इधर साइड प्लस चल रहा था, इधर माइनस चल रहा था। थोड़ी देर के बाद ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस होता। जैसे ही प्लस साइकिल लगाई, यहां पे प्लस आ गया या माइनस आ गया, फुल करंट बहने लगा, ठीक है। तो करंट फुल बहने लगा, तो तुमको याद हो तो करंट फुल बहने लग जाता है। कैपेसिटर इनिशियली फुल करंट भेजता था, अपन ने ट्रांजिएंट सर्किट आरएसी सर्किट में पढ़े थे। तो ये इसमें भी फुल करंट ही भेजेगा शुरुआत में। अब जब फुल करंट भेजेगा तो होगा क्या कि करंट शुरुआत में इनिशियली फुल है, इनिशियली पूरा करंट भेज रहा है, लेकिन वोल्टेज डेवलप नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इधर प्लस आया, इधर माइनस आया। अगले प्लस को आना है तो ये जो प्लस पहले से आके बैठा हुआ है दिक्कत दे रहा, रिपल्शन दे रहा, तो दूसरे प्लस को लाने में बहुत दिक्कत आई, ठीक है। लेकिन तीसरे प्लस को आने में और दिक्कत आई, फिर चौथे प्लस को आने में और दिक्कत आई। इस तरीके से यहाँ चार्ज जब एक्यूमुलेट होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और चार्ज एक्यूमुलेट करने में पुराना चार्ज जो ऑलरेडी उस प्लेट पे आ चुका है वो परेशान कर रहा है, वो आने नहीं दे रहा, हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, तो उसमें समय लग रहा है। और जहां उसके अंदर समय लग रहा है तो वो समय वोल्टेज के रूप में दिख रहा है कि वोल्टेज देर से डेवलप हुआ, करंट पहले ही आ गया। क्यों? क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है, वोल्टेज बाद में आता है क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पाया और करंट पहले ही आ जाता, ठीक। अब इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में ऐसा क्यों होता? तो इंडक्टर में जैसे ही तुमने एसी लगाया, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इंडक्टर बुरा मान गया, इंडक्टर कॉइल बुरा मान जाती है, चिढ़ जाती है। उसने क्या किया, उसने अपना बैक करंट भेजना चालू किया। तो वोल्टेज तो शुरुआत में ही डेवलप हो गया ना, जो वोल्टेज यहां था वही वोल्टेज यहां डेवलप हो गया। तो वोल्टेज तो शुरुआत में ही डेवलप हो गया इनिशियली, यानी कि पहले आ गया। लेकिन करंट क्यों नहीं आ पा रहा? करंट इसलिए नहीं आ पा रहा पूरा क्योंकि मेन करंट बैक करंट से लड़ाई कर रहा है। ये बैक ईएमएफ फेंक रहा है लेंज लॉ के अनुसार, इनकी लड़ाई चल रही है। लड़ाई 5-7 मिनट जितनी भी देर चलेगी उतनी देर तक ये लैग कर जाएगा। और 6 सेकंड मिनट नहीं होती, वो माइक्रो सेकंड्स में होती है। तो माइक्रो सेकंड्स में ये लैग कर जाएगा, इसलिए करंट को लड़कर आना है, और लड़कर आना है इसलिए जो है वो क्या करता है, लैग कर जाता है। आई बात समझ में? क्यों लैग करता है, क्यों लीड करता है?
अब इस तरीके से सर्किट्स में अपने को ये पता पड़ गया कि 3 तरीके के सर्किट है, एलसीआर, फिर उसके कॉम्बिनेशन करो तो 7 बन जाते हैं, उसके अंदर फेज क्या होता है ये हमें पता पड़ गया, क्यों होता है पता पड़ गया, कैसे निकालते हैं पता पड़ गया। ठीक है, तो ये अपन इनिशियल एसी सर्किट्स के बारे में जानकारी ले ली। फिर अब अगली क्लास में इसको नोट कर लें।